हेलो बच्चों, दिस इज डॉली शर्मा, योर ओन केमिस्ट्री मैम, एंड अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा अपना लेक्चर नंबर 9। और लेक्चर नंबर 9 में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक्स है फिजान्स रूल एंड डायपोल मोमेंट, राइट। तो इनको स्टार्ट करने से पहले मैं लास्ट क्लास के बारे में थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। लास्ट क्लास में हमने एमओटी को कंप्लीटली डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो एज यूजुअल मैं सबसे पहले बच्चों के कुछ डाउट्स लेना चाहूंगी। आई एम एक्सपेक्टिंग कि अब आपको एमओटी और वीबीटी एकदम क्लियर हो गया होगा, राइट। और अभी अगर लेक्चर अपलोड हो गया है आपके पास तो जितने डाउट्स आए उतने देख लेते हैं, रेस्ट में बाद में कंक्लूड कर लूंगी, ठीक है। एक डाउट जो मैं देख पा रही हूँ, मैम आपने वीडियो जब सबके कमेंट पढ़ रहे थे वहीं पे मेरा भी एक डाउट था। आपने देखा मैम, कल जरूर बता दीजिएगा वो कि जब आपने 2pz का एडिटिव मिक्सिंग कराया तो आपने प्लस माइनस एंड माइनस प्लस क्यों किया? प्लस माइनस एंड प्लस माइनस क्यों नहीं? ओके बेटा, जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की शेप है तो हम ऐसा मानकर चलते हैं कि एडिटिव मिक्सिंग से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा और हमें इलेक्ट्रॉन की मिलने की जो पॉसिबिलिटी होती है बीएमओ में वो न्यूक्लियस के पास सबसे ज्यादा होती है और वहां पे हमें उसे रिप्रेजेंट करना था, इसीलिए हमने उसको ऑलरेडी ऐसा लिया। क्लियर बेटा? और अभी ये लेक्चर बच्चे देख रहे होंगे तो काफी डाउट्स नहीं आ पाए हैं। I have to say you are a complete teacher. You're teaching motivational quotes. Everything is blessed for us. Soumyadeep Saha, thank you so much beta. And my blessings are always with you all. Clear? चलो बेटा, होमवर्क डन लिख रहे हैं बच्चे। कुछ बच्चे बहुत इरिलेवेंट चैट कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। मैं नेम अनाउंस नहीं करूंगी बट वो मत करो बेटा, ये आप ही का टाइम किल करता है। हाँ, आपके जो थैंकफुल मैसेजेस होते हैं वो तो बहुत मोटिवेट हमें भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं। और वहीं पे बेटा जो आपकी इरिलेवेंट चैट होती है ना, उससे मेरा भी टाइम किल होता है और आप लोगों का भी टाइम किल होता है। तो मैं डाउट्स नहीं देख पाती हूँ। वॉइस थोड़ा स्लो आ रही थी क्या लास्ट लेक्चर में? हो सकता है बेटा पिच पिच का खेल है, माइक चेंज हुआ होगा तो कुछ प्रॉब्लम्स आई होगी, ठीक है। रेस्ट यही डाउट है। और हाँ, एक बच्चा बोल रहा है मैम बैक बॉन्डिंग इज ऑल्सो रिमेनिंग। यस बेटा, हम रोज इस चीज को रिकॉल कर लेंगे तो हमारी कोई चीज नहीं छूटेगी। बिल्कुल बेटा, बैक बॉन्डिंग पेंडिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पेंडिंग है और रेजोनेंस पेंडिंग है। और आज हम ये दो टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मुझे याद है, और एक्सेप्शनल मॉलिक्यूल, ठीक है। आई हैव टू से दैट यू आर, बच्चों ने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच बच्चा। और मैम, हाउ विल यू गेट टू नो molecular orbital formed are additive or subtractive by knowing just the formula? नहीं बच्चे, इट इज द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसके पीछे बहुत बड़ी केमिस्ट्री है, इसके पीछे स्पेक्ट्रोस्कोपी, बहुत सारी चीजें, बट वहां तक मैं आपको नहीं लेकर जा रही हूँ क्योंकि वो आपकी किसी काम का नहीं है, राइट। मैम हम कल होमवर्क कर लिए थे, वो भी सही है, वेरी नाइस। जिन्होंने होमवर्क मैच किया और उनका सही गया, दैट इज रियली वेरी नाइस। रैस बेटा, अभी कुछ बच्चे लेक्चर देख रहे होंगे तो इसके जो डाउट्स हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर भी इंक्लूड कर लूंगी, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। रेस्ट काफी बच्चों के डाउट्स क्लियर हो गए, उन्होंने उन चीज के लिए भी बताया है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? फेजान्स रूल और डायपोल मोमेंट, ठीक है। फेजान्स रूल की अगर मैं बात करूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको अगर मैं वापस यहाँ पे आयनिक बॉन्ड के बारे में बात करूं तो आपको चीजें रिकॉल जल्दी हो जाएंगी। बेटा एक बात बताओ, हमने पढ़ा था किसके बारे में? आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा था। आयनिक बॉन्ड के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमने वहां से क्या क्या पढ़ा था बेटा? हमने ये पढ़ा था कि उनके बीच में एक जना इलेक्ट्रॉन देता है और एक जना इलेक्ट्रॉन लेता है। और अगर ऐसा होता है, और अगर ऐसा होता है तो जो बॉन्ड बनता है, जो बॉन्ड बनता है वो काफी स्ट्रांग होता है। और बॉन्ड अगर स्ट्रांग होता है तो हमने ये भी पढ़ा था कि उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्लियर? क्योंकि उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। तो मैम आप क्या बोलना चाहते हो? क्या आप ये बोलना चाहते हो कि फेजान्स रूल में आप फिर से आयनिक बॉन्ड पढ़ाने वाले हो? नहीं बच्चे, फेजान्स रूल इज ऑल अबाउट, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, दो एग्जाम्पल लिए गए बेटा, ठीक है। एक एग्जाम्पल से ही मैं आपको रिलेट करके समझाना चाहूंगी इस रूल को। एक एग्जाम्पल लिया मैंने NaBr और एक लिया मैंने AlBr3,
अगर आप दोनों एग्जाम्पल्स को देखो तो इस दोनों ही एग्जाम्पल में इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, इनके बीच में आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है। और अगर इनके बीच में आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है, बट क्या ऑब्जर्व किया गया कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट था वो था अप्रोक्सीमेटली 97 डिग्री सेल्सियस, और NaBr का जो मेल्टिंग पॉइंट था वो था अप्रोक्सीमेटली 777 डिग्री सेल्सियस। दोनों के मेल्टिंग पॉइंट में इतना डिफरेंस क्यों? अगर दोनों आयनिक बॉन्ड है, दोनों ही स्ट्रांग है, और दोनों ही स्ट्रांग है, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट में इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए था। तो यहां से कंसेप्ट अराइज हुआ कि कोई भी कंपाउंड ना तो कंप्लीटली आयनिक होता, ना ही कंप्लीटली कोवेलेंट होता। वो हर आयनिक बॉन्ड जो किसी के बीच में प्रेजेंट होता है उसमें कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर भी प्रेजेंट होता है। मैम व्हाट इज कोवेलेंट कैरेक्टर? रिकॉल करा दूं बेटा, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता था? अगर मैं बात करूं बेटा कोवेलेंट कैरेक्टर की, अगर मैं बात करूं कोवेलेंट बॉन्ड की, तो क्या होता था बेटा कोवेलेंट कैरेक्टर? कोवेलेंट कैरेक्टर इज ऑल अबाउट जब इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बना लेता है उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट म्यूचुअल शेयरिंग, तो जब इलेक्ट्रॉन्स आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करने लग जाएं, यानी कि उनका कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। और अगर कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। तो हम कभी भी परसेंटेज में मेजर नहीं कर सकते कि किसमें कितना आयनिक कैरेक्टर होता है, कितना किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। बट इतना जरूर हमें पता है कि ना तो कोई भी कंप्लीटली आयनिक होता, ना ही कोई भी कंप्लीटली कोवेलेंट होता, बिकॉज आयनिक कैरेक्टर प्लस कोवेलेंट कैरेक्टर हम लिख सकते हैं दैट आयनिक कैरेक्टर प्लस कोवेलेंट कैरेक्टर इज इक्वल्स टू 100%। क्लियर? तो यहां तक मैंने सिर्फ एक चीज का जिक्र किया है बेटा जिस पे आपको ध्यान देना है कि कोई भी कंपाउंड कंप्लीटली आयनिक नहीं होता। ये फैजान जी ने समझाना चाहा, और उन्होंने इस कंसेप्ट को जो एक्सप्लेन किया वो एक्सप्लेन किया वाया एक्सप्लेनिंग दिस कोवेलेंट कैरेक्टर। कैसे किसी के बीच में कोवेलेंट कैरेक्टर अराइज होता है? अगर हमारे पास एक कैटायन है, अगर हमारे पास एक कैटायन है, कैटायन को रिप्रेजेंट किया मैंने इस तरीके से, और हमारे पास एक एनायन है, एनायन को रिप्रेजेंट किया मैंने इस तरीके से। अब ये जो कैटायन है और ये जो एनायन है, इनके बीच में आयनिक बॉन्ड था, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन दे या ले उससे पहले ही क्या होता है कि ये दोनों जब आपस में कांटेक्ट में होते हैं तो ये जो एनायन हमारे पास प्रेजेंट है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसके इलेक्ट्रॉन्स इस कैटायन की तरफ आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो क्या होता है, इस एनायन के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इधर आकर कलेक्ट हो जाते हैं। और जब इस एनायन के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इधर आकर अट्रैक्ट हो जाते हैं तो हमें ये कैसा दिखते हुए प्रतीत होता है? ये तो एज इट इज रहता है। हमारा जो एनायन था उसका शेप थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाता है, ये झुक जाता है कैटायन की तरफ और थोड़ा झुक जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो एनायन था ना, एनायन जिसमें पहले इलेक्ट्रॉन अच्छे से सेपरेट थे लेकिन अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कैटायन की तरफ अट्रैक्ट हो गए। अब इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो कर क्या रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन? वो इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअल शेयरिंग करने लग गए। वो इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअल शेयरिंग करने लग गए तो उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो गया। और कोवेलेंट कैरेक्टर जब इंक्रीज हुआ तो जो बॉन्ड इनके बीच में बना वो तो आयनिक है, लेकिन उस आयनिक कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर जितना है उसमें कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर भी प्रेजेंट होता है। अब ये कोवेलेंट कैरेक्टर अराइज कैसे होता है और इसके अराइज होने से क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं और वो कौन से रीजंस हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी मॉलिक्यूल के, किसी भी कंपाउंड के प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करें। हमें बस इतना पता है कि अगर किसी कंपाउंड का आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी कंपैरेटिव टू कोवेलेंट कंपाउंड। वहीं पे अगर किसी का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है
तो उसका आयनिक कैरेक्टर कम है। लेकिन इस कोवेलेंट कैरेक्टर का मतलब क्या है? जब ये इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ आने लग जाए और ये इलेक्ट्रॉन्स जब इस तरफ आते हैं, चार्ज सेपरेशन होने लगता है, इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग करने लगते हैं और वो अपना कोवेलेंट कैरेक्टर रिप्रेजेंट करते हुए उस कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर को बढ़ा देते हैं। तो कोई भी कंपाउंड बेटा ना कंप्लीटली आयनिक होता ना कंप्लीटली कोवेलेंट होता। ये फैजान जी ने बताया कि कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर को हम कैसे देख सकते हैं। कोवेलेंट कैरेक्टर को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने दो चीजें एक्सप्लेन की, एक बेटा पोलराइजिंग पावर और एक पोलराइजेबिलिटी। हम दोनों चीजों को डिस्कस करेंगे। ये कैटायन और एनायन की प्रॉपर्टी है, जितनी ज्यादा इनकी वैल्यू होगी उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, उतना कम आयनिक कैरेक्टर होगा। तो सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ बेटा ये चीज जो हमने डिस्कस किया अबाउट दिस। तो क्या एक्सप्लेन किया? अगर हमने स्टार्ट किया सबसे पहले तो हम लिख सकते हैं यहां पर कि फैजान जी ने दोनों चीजें बताई। ही एक्सप्लेन्स बोथ कोवेलेंट कैरेक्टर। भाई कोवेलेंट कैरेक्टर इज ऑल अबाउट अगर बॉन्ड बन रहा है तो शेयरिंग से बन रहा है, ठीक है। कोवेलेंट कैरेक्टर एंड आयनिक कैरेक्टर, उन्होंने दोनों कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया, कोवेलेंट एज वेल एज आयनिक कैरेक्टर को। क्लियर? और उनके अकॉर्डिंग उनका मानना क्या है भाई कि अगर कोई भी किसी भी कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। इफ अ कंपाउंड कंटेन्स, अगर किसी कंपाउंड में इफ अ कंपाउंड कंटेन्स मोर आयनिक कैरेक्टर, अगर किसी कंपाउंड का आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, इफ अ कंपाउंड कंटेन्स मोर आयनिक कैरेक्टर, तो क्या होगा बेटा? उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अगर उसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है दैट मीन्स वो आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज ज्यादा शो करेगा। और आयनिक बॉन्ड की क्या प्रॉपर्टीज है बेटा? आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज है स्ट्रांग होता है तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। उसका क्या होगा बेटा? बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। तो आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होने से ये प्रॉपर्टीज क्या होंगी बेटा? अफेक्ट होंगी। वहीं पे अगर उसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो उसकी कंपैरेटिवली सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी, सॉल्वेंट्स में वो सॉल्युबल होगा। क्लियर? उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। वहीं पे बेटा अगर वो सॉल्युबल ज्यादा है तो उसका कलर इम्पार्टिंग नेचर, ये कलर इम्पार्टिंग नेचर क्या होता है बेटा? किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टी कलर शो करने की वो भी क्या हो जाएगी? इसकी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो तो सॉल्युबल हो गया ना। अगर वो सॉल्युबल नहीं होता तो आपने नाम सुना होगा प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? इनसॉल्युबल सब्सटेंस। और वो प्रेसिपिटेट आपने सुना होगा व्हाइट प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट, पेल येलो प्रेसिपिटेट, वो उन्हीं का बनता है जो इनसॉल्युबल होते हैं। तो जिनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी वो कौन होते हैं? वो नेचर में कंपैरेटिवली ज्यादा आयनिक होते हैं। तो अगर किसी भी कंपाउंड का आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है दैट मींस उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, उसका कलर इम्पार्टिंग नेचर उतना कम होगा क्योंकि उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। वो कंपैरेटिवली कम सॉल्युबल है, कम सॉल्युबल है तो इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनाएगा, किसी ना किसी कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया बेटा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसी के रिगार्डिंग, क्लियर? तो इस कंपाउंड में अगर किसी का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा भी है तो वो किसकी वजह से है? आयनिक कैरेक्टर इज हायर, आयनिक कैरेक्टर इज हायर ड्यू टू electrostatic force of attraction and that is the strongest force of attraction, electrostatic force of attraction। अब हम बात करते हैं बेटा जिसे फैजान ने समझाया और वो है कोवेलेंट कैरेक्टर। तो कोवेलेंट कैरेक्टर को हम समझते हैं दो पॉइंट से, क्लियर? तो कोवेलेंट कैरेक्टर is explained by, clear? That is explained by two things. Number one जो मैं कंसीडर कर रही हूं बेटा that is polarizing power, और
पोलराइजिंग पावर किसकी होती है बेटा? कैटायन की। तो पोलराइजिंग पावर हम किसकी मेजर करते हैं बेटा? पोलराइजिंग पावर हम मेजर करते हैं कैटायन की, और एक है पोलराइजेशन जो एबिलिटी होती है एनायन की। तो दैट इज द पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। ये वर्ड सिर्फ कैटायंस के लिए यूज होता है। अब एक बात बताओ बेटा, हमने बोला कि कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो कोवेलेंट कैरेक्टर इज ऑल अबाउट, मैंने आपको अभी बताया, इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बनाने लग जाए। और वो शेयरिंग से कैसे बॉन्ड बनाता है वो हम समझते हैं, ठीक है। तो बेटा ये है हमारा कैटायन, क्लियर, ये है हमारा कैटायन और ये है हमारा एनायन, क्लियर। अब ये जो कैटायन है ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा उस एनायन के, वो जो एनायन है बड़ा सा, उसके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ तब खींच पाएगा जब खुद के पास चार्ज जितना ज्यादा होगा। चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा। तो चार्ज जितना ज्यादा होता है बेटा, कैटायन की पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होती है। वहीं पे इस कैटायन का साइज जितना छोटा होता है, साइज जितना छोटा होगा उतना ज्यादा उसके ऊपर चार्ज होगा, क्लियर। तो उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। जितना ज्यादा वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन सारे इस तरफ इकट्ठे हो जाएंगे। तो इस एनायन का शेप कैसा हो जाएगा? डिस्टॉर्ट हो जाएगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आकर कलेक्ट हो जाएंगे और वो म्यूचुअल शेयरिंग से ही बॉन्ड बनाना शुरू कर देंगे, क्लियर। तो देखो बेटा यहाँ पे ध्यान से, ये जो कैटायन है उसकी पोलराइजिंग पावर के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन इज ऑल अबाउट एबिलिटी ऑफ कैटायन टू पोलराइज एनायन। वो एनायन को अपनी तरफ जो पोलराइज करता है कैटायन, उसी को हम कहते हैं बेटा पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। तो इसको अपनी तरफ कितना ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा बेटा? तो हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं बेटा? दैट पोलराइजिंग पावर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बेटा? जितना ज्यादा इस कैटायन का, जितना ज्यादा इस पे चार्ज प्रेजेंट होगा उतना ज्यादा ये अपनी तरफ अट्रैक्शन शो करेगा, और जितना छोटा साइज होगा उतना ज्यादा अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करेगा। तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अब ऑब्वियसली कैटायन की बात हो रही है तो कैटायन के चार्ज की बात कर रहे हैं, चार्ज ऑफ कैटायन, एंड दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। क्योंकि कैटायन का साइज जितना छोटा होगा उतनी ज्यादा टेंडेंसी होगी अपनी तरफ उस एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की, और जितनी ज्यादा टेंडेंसी होगी एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी कैटायन की, क्लियर। तो पहला फैक्टर जिससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ अ कंपाउंड, दैट इज पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, क्लियर। नेक्स्ट, अगर हम इसे बात करें कि ये अगर अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर भी लेगा तो क्या होगा बेटा? जब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ कलेक्ट हो जाएंगे ना, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? दे इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट्स शेयरिंग, और ये इलेक्ट्रॉन्स जब शेयरिंग स्टार्ट करेंगे तो ये बॉन्ड बनाना शुरू करेंगे। तो वो बॉन्ड जो बन रहा होगा वो कोवेलेंट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट फैक्टर जो है हमारा, एक बार इसको नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट जो है, जो कोवेलेंट कैरेक्टर को हम डिफाइन करते हैं, वो है हमारे पास पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन, दैट इज पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। तो ये प्रॉपर्टी जो है पोलराइजेबिलिटी वो होती ही एनायन की है, फिर भी मैंने मेंशन कर दिया है क्योंकि इस पे भी डिपेंड करता है। तो क्या होती है बेटा? ये प्रॉपर्टी है एनायन की कि कोई भी एनायन है, क्लियर। तो ये क्या है? ये क्या है हमारे पास? कोई भी एनायन जो हमारे पास प्रेजेंट है, क्या हो रहा है बेटा? जब ये कैटायन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है तो इस एनायन का जो इलेक्ट्रॉन्स थे, जो एनायन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए थे, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जा रहे हैं।
तो इलेक्ट्रॉन्स जो सिमेट्रिकली अरेंज थे उनका क्या हो गया, डिस्टॉर्शन हो गया। और वो डिस्टॉर्शन हुआ किसकी वजह से, हुआ इस कैटायन की वजह से है। लेकिन इस एनायन की भी क्या टेंडेंसी थी कि सारे इलेक्ट्रॉन्स उस तरफ अट्रैक्ट हो गए। क्लियर। तो यहां पर पोलराइजेबिलिटी इज ऑल अबाउट डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जो हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है बेटा, इस एनायन में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं एनायन के, ठीक है, क्लाउड ऑफ एनायन caused by cation, caused by cation। अब अगर हम इसकी बात करें बेटा तो ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये प्रॉपर्टी है यहां पर एक एनायन की, कि जो एनायन जो इस कैटायन के साथ प्रेजेंट है उस एनायन की क्या टेंडेंसी होगी उस कैटायन की तरफ अट्रैक्ट होने की, उसके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो बेटा ये वही कैटायन, क्लियर है, ये आपका एनायन है, इस एनायन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन्स, इसका साइज छोटा था, चार्ज ज्यादा था, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इस एनायन के अंदर के जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स थे वो इस तरफ इकट्ठे हो गए। इस तरफ इकट्ठे हो गए तो क्या हुआ, इसकी शेप डिस्टॉर्ट हो गई। ये अपना एज इट इज जो अट्रैक्ट कर रहा है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ इकट्ठे हो गए, डिस्टॉर्शन हो गया इस एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोल रहे हैं हम उसे। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जब इस तरफ आ गए तो एनायन की शेप कैसी हो गई, डिस्टॉर्ट हो गई। जितनी ज्यादा एनायन की शेप डिस्टॉर्ट हो रही है यानी कि उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन उस कैटायन की तरफ अट्रैक्ट हो चुके हैं। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इस कैटायन की तरफ अट्रैक्ट हो चुके हैं उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअल शेयरिंग स्टार्ट कर देंगे, यानी कि उतना ज्यादा वो कोवेलेंट कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। अब इस केस में हम कैसे कंपेयर करते हैं, कैसे हम मेजर कर सकते हैं पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। तो कभी भी हमको कंपेयर करना हो पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन, आप खुद बताओ क्या रिलेशन होगा इसका चार्ज और साइज के रिस्पेक्ट में। जितना ज्यादा इस एनायन का साइज होगा, इमेजिन करना, जितना बड़ा एनायन का साइज होगा उतना ज्यादा चार्ज का सेपरेशन इजी होगा, उतना ज्यादा डिसबैलेंस्ड होंगी, उतना ज्यादा डिस्टॉर्शन होगा। अगर किसी को आपको डिस्टॉर्ट करना है, डिस्टर्ब करना है, तो जितना बड़ा सर्कल है उतना डिस्टॉर्ट करना इजी है, क्योंकि उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट है वो डिसबैलेंस होगा और सारे इलेक्ट्रॉन कैटायन के प्रति अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का, डिस्टॉर्ट हो जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन जो उस बड़े से एनायन के अंदर प्रेजेंट थे उनका जो सेपरेशन हो जाएगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इधर आके कलेक्ट हो जाएंगे और उतना ज्यादा डिस्टॉर्शन होगा जितना ज्यादा एनायन का साइज होगा। तो पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एनायन। जितना साइज होगा उतना ज्यादा साइज का डिस्टॉर्शन होगा। और अगर बात करें चार्ज के रिस्पेक्ट में, तो बिल्कुल चार्ज जितना ज्यादा होगा एनायन पे उतना ज्यादा वो अट्रैक्ट होगा, क्योंकि उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो। तो वहां पे दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, क्योंकि जब चार्ज होता है ना बेटा, जितना ज्यादा उतना ज्यादा अट्रैक्शन टेंडेंसी होती है। क्लियर। तो उतना ज्यादा वो पॉजिटिव की तरफ खिंचा चला आएगा। तो दैट इज ऑल अबाउट कि कोवेलेंट कैरेक्टर को हमने रिलेट किया है पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी। कोवेलेंट कैरेक्टर इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन स्टार्ट शेयरिंग। और अगर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग स्टार्ट कर रहे हैं यानी कि बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग से बन रहा है, यानी कहीं ना कहीं कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है। और कोवेलेंट कैरेक्टर को हमने दो चीजों से समझा, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन का मतलब ये था कि उसकी क्या क्षमता है कि वो एनायन के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले और वो इलेक्ट्रॉन क्या करे, स्टार्ट्स हो जाए शेयरिंग करना और कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाए। और पोलराइजेबिलिटी का मतलब क्या है, पोलराइजेबिलिटी का मतलब ये है कि जो आपका एनायन है वो कितना ज्यादा डिस्टॉर्ट हो रहा है। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट यहां से निकल के आ गया दैट कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर covalent character is directly proportional to polarizability.
कोवेलेंट कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बेटा? आयनिक कैरेक्टर। तो हम कंपेयर कर सकते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर और ये सारी चीजें। क्लियर? हम एक और चीज अभी इसको रिलेट करेंगे। पोलराइजिंग पावर कितनी ज्यादा होगी बेटा कैटायन की? जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितना छोटा साइज होगा। किसका? कैटायन का। पोलराइजेबिलिटी कितनी ज्यादा होगी बेटा? पोलराइजेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी जितना ज्यादा साइज होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा एनायन का। क्लियर? और आयनिक कैरेक्टर उतना कम हो जाएगा। अगर आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, कलर इम्पार्टिंग नेचर कम हो जाएगा, क्योंकि वो एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन जाएगा और उसका कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो गया। तो ठीक है, तो यहां से हम रिलेट करके सारी चीजें कंक्लूड कर सकते हैं। जल्दी से एक बार देख लो बेटा, फिर मैं आपको एक और पॉइंट समझा देती हूं जिससे आप रिलेट कर पाओ सारी चीजें एक साथ। आपने सुना होगा बेटा, जब आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा होगा, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन सुना है इसके बारे में? तो ये सारे फैक्टर्स तो ध्यान रखने ही रखने हैं बेटा। और अगर कभी भी हमको कोवेलेंट कैरेक्टर देखना पड़ जाए तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम रिलेट कर सकते हैं इसके साथ, और वो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास। क्वेश्चंस रेडी हैं बिल्कुल आप लोगों के लिए, और वो थर्ड इंपॉर्टेंट नेचर है हमारे पास। कौन सा बेटा? दैट थर्ड इंपॉर्टेंट नेचर इज स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों आपने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में तो सुना होगा। नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है हमारे पास जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में 8। लेकिन ये स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जब किसी का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाए? NH2 NP6 एंड ND10। अगर किसी के अंदर ये आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, दैट मींस एक्सेप्शनली उसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। कैसे होगा वो भी समझते हैं, ठीक है? तो इसे कहते हैं बेटा स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। मैम हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किसका स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा, किसका नहीं होगा? तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रही हूं, आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो बेटा, फिर मैं बताती हूं कि क्या ये स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है या नहीं। लिखो बेटा एक बार जल्दी से। Zn+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, Cu+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो जल्दी से, आपको अभी आइडिया लग जाएगा। लिखा आपने? तो क्या आ जाएगा बेटा? हमें ये पता है कि जो जिंक होता है, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, और जिंक का जो एटॉमिक नंबर 30 होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें तो लास्ट में आता है 3d10 4s2। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएं तो ये Zn+2 बन जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुरू से लिखो एक बार, तो क्या आएगा बेटा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए 4s के, 3d10। अब इसको कंपेयर करो बेटा, इसको कंपेयर करो उसके साथ जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है। क्या देख पा रहे हो? जो अब Zn+2 है, हम ये देख पा रहे हैं मैम, हम ये देख पा रहे हैं कि इस केस में 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं इन आउटर मोस्ट शेल। और अगर इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है PNGC। PNGC क्या होता है बेटा? स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या है? PNGC स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। मैम इसके होने से क्या हो रहा है? जब किसी की आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो हाईली स्टेबल होता है, और ये तो 18 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, हाईली स्टेबल।
अब हाईली स्टेबल है तो ना इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा ना इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, और इस केस में जो कैटायन होगा उसकी ज्यादा से ज्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। तो जब जब हमारे पास जो एटम है उस एटम का अगर स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा, दैट मींस उसकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होगी, उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, नेक्स्ट उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो कभी भी किसी भी एग्जाम्पल में आपको ऐसा कोई मेटल मिल जाए, ऐसा कोई एलिमेंट मिल जाए, ऐसा कोई कैटायन मिल जाए जो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है, उस केस में उसका कोवेलेंट कैरेक्टर हमेशा सबसे ज्यादा होगा, विदाउट एनी डाउट। क्लियर? एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पे Cu प्लस की, तो Cu प्लस में सबसे पहले मैंने कॉपर की बात की। तो कॉपर जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 29, और अगर उसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? 3d10 4s1। लेकिन यहाँ पर Cu अगर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएगा, और अगर इसका अब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ पूरा तो क्या आएगा बेटा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। तो यहां पर भी आप क्या देख पा रहे हो बेटा? यहां पर भी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है बेटा? अगेन ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर कभी भी कैटायन आपको इस फॉर्म में मिल जाए कि वो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है, दैट मींस उसकी पोलराइजिंग पावर काफी ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। क्लियर? तो मैं यहाँ पे लिख देती हूं कैटायंस हैविंग pseudo noble gas configuration increases the covalent character, increases the polarizing power, और जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, कलर इम्पार्टिंग नेचर, कलर शो करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी, कलर इम्पार्टिंग नेचर उतनी ज्यादा होगी, आयनिक कैरेक्टर उतना कम होगा, मेल्टिंग पॉइंट उतना कम होगा, सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। एक बार जल्दी से बेटा सारे पॉइंट्स रीड आउट कर लो, और किसी में भी कोई डाउट नहीं आना चाहिए, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर? जल्दी से पढ़ लो बेटा। और भी कंपाउंड्स है बेटा, आप देख सकते हो, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं, लाइक सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। तो ये जब अपनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं तो ये भी स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करने वालों की पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा होगी, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। तो कभी भी अगर किसी भी एग्जाम्पल के साथ ऐसा कोई कैटायन आ जाए, लाइक Zn+2 हो गया, Cu प्लस हो गया, इनका कोवेलेंट कैरेक्टर हमेशा ज्यादा होगा। क्लियर? तो एक्सेप्शनली आप इन चीजों को ध्यान रखना। तो 3 मेजर पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए कोवेलेंट कैरेक्टर के। अब मैं होल सोल कंक्लूजन लिखवा देती हूँ ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। अब कंक्लूजन लिखवाने के लिए फिर से हमें एक स्लाइड ऊपर लेनी पड़ेगी, ले लेते हैं क्योंकि मैंने क्वेश्चंस जल्दी लिख दिए थे। तो हम डायरेक्टली कंक्लूजन चलो नहीं लिखते हैं, हम सीधे क्वेश्चंस करते हैं, और मैं साइड में वो पॉइंट्स लिख देती हूँ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। हमें ये पता चल गया मैम कि अगर हमें कंपेयर करना है तो हमें ये पता है कोवेलेंट कैरेक्टर कितना ज्यादा होगा, जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी, जितनी ज्यादा पोलराइजिबिलिटी होगी। क्लियर? यहां तक हमें कोई शक नहीं है। नेक्स्ट, पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी जितना ज्यादा कैटायन का साइज होगा, जितना कम कैटायन का साइज होगा, जितना ज्यादा एनायन का साइज होगा,
और चार्ज चाहे कैटायन हो चाहे एनायन हो, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। क्लियर? और ये सब होने पर आयनिक कैरेक्टर उतना कम होगा। आयनिक कैरेक्टर कम होने की वजह से बॉन्ड की स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली वीक होगी, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो कलर शो करने की टेंडेंसी, कलर इंपार्टिंग नेचर इंक्रीज हो जाएगा। इसका मैं और एग्जांपल आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल AgF, AgCl, AgBr, AgI, अगर मैं बात करूं इनकी सॉल्युबिलिटी की तो कैसे कंपेयर की जाती है? फैजान रूल से बिल्कुल आप बता सकते हो। तो जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा, तो अब इस केस में जो हमारे पास कैटायन थे इन सभी में स्यूडोनोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन था। क्लियर? तो कोवेलेंट कैरेक्टर तो प्रेजेंट होता ही है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ एनायन पे डिपेंड कर रहा था, और एनायन का साइज जितना छोटा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना कम होगा। दैट्स वाई जो AgF होता है वो नेचर में कलरलेस होता है। AgF नेचर में कलरलेस होता है। AgCl प्रेसिपिटेट बनाता है व्हाइट कलर का, AgBr लाइट येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, और AgI डार्क येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम AgF से AgI की तरफ AgBr की तरफ जा रहे हैं, यहां पर क्या हो रहा है? एनायन का साइज इंक्रीज हो रहा है। एनायन का साइज इंक्रीज हो रहा है तो पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होने से उसका कलर इंपार्टिंग नेचर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि वो जो सब्सटेंस है अब वो कंपैरेटिवली इनसॉल्युबल होता जा रहा है, और इनसॉल्युबल सब्सटेंस ही प्रेसिपिटेट बनाते हैं, वो ही कलर शो करने की टेंडेंसी को रखते हैं। क्लियर हो जाना चाहिए। एक बार जल्दी से इसे देख लो, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा फिजांस रूल पे। क्लियर? दैट इज द रीजन PbCl4 PbCl2 हम कंपेयर करते हैं। क्लियर? तो हमें बस ये देखना होता है बेटा कि वहां पर किसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, किसका आयनिक कैरेक्टर कम है। तो कोई भी कंपाउंड कंप्लीटली आयनिक नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होता है, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिखवा दिया आयनिक कैरेक्टर प्लस कोवेलेंट कैरेक्टर इज इक्वल्स टू 100%। अगर किसी का आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, कोवेलेंट कैरेक्टर कम है। क्लियर? जल्दी से देखो बेटा, क्वेश्चंस करते हैं फिर। यस बेटा, देख लो, हमें यहाँ पर आयनिक कैरेक्टर देखना है, और हमें ये पता है आयनिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। राइट बेटा? अब इस केस में पहला एग्जाम्पल हमें दिया NaBr एंड AlBr3। अब इस केस में Br तो कॉमन है, यानी कि एनायंस कॉमन है। अब क्या देखें, यहां पर प्रेजेंट है बेटा Na इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहां पर एल्यूमिनियम प्रेजेंट है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और जिसपे चार्ज जितना ज्यादा है, अब क्या कंपेयर करेंगे? पहले तो चार्ज ही कंपेयर करेंगे, और जब चार्ज सेम होगा तब हम साइज कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे अगर चार्ज सेम है तो चार्ज ज्यादा किसका है? जिसका चार्ज ज्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा, जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा उसका आयनिक कैरेक्टर कम। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, क्लोरीन। क्लोरीन एनायन सेम है, कैटायन क्या चार्ज भी सेम है, दोनों पे चार्ज +1 एनायन पे चार्ज -1 अब क्या कंपेयर करोगे? एनायन भी सेम है, तो अब बचा कैटायन का साइज। जिस कैटायन का साइज छोटा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो हमें क्या देखना था? जिसका साइज ज्यादा कैटायन का उसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा। तो अब इन दोनों में से किसका साइज ज्यादा होता है बेटा? NaCl और KCl में से पोटेशियम ज्यादा बड़ा होता है। तो यहाँ पर काम आ रहा है क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर, लीना की रब से फरियाद, डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होगा आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। क्लियर बेटा? नेक्स्ट देखो, यहाँ पर सोडियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मैग्नीशियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, एल्यूमिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। एनायन तीनों में सेम है और तीनों पे चार्ज -2 है। क्लियर? तो मैंने क्या कहा कि अगर कभी भी चार्ज और साइज में कंफ्यूजन हो, चार्ज इज डोमिनेंट ओवर साइज,
आप हमेशा चार्ज से कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने देखा, तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, जिसका जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, उतना कम आयनिक कैरेक्टर। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल Li3 Li2 LiF। कैटायन इज सेम, कैटायन अगर सेम है तो उसका चार्ज भी सेम है। अब कंपेयर करेंगे एनायन से। यहाँ पर नाइट्रोजन पे चार्ज है -3, यहाँ पे ऑक्सीजन पे चार्ज है -2, यहाँ पे फ्लोरीन पे चार्ज है -1। जितना ज्यादा चार्ज होगा, चाहे कैटायन हो या एनायन हो, उतनी ज्यादा एनायन की पोलराइजेबिलिटी होगी, उतना ज्यादा वो चार्ज सेपरेशन करेगा और सारे इलेक्ट्रॉन्स कैटायन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, उतना कम आयनिक कैरेक्टर। तो बस क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे सबसे ज्यादा ये हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा, देख लो एक बार जल्दी से। नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ पे हमें कोवेलेंट कैरेक्टर बताना है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है सबसे पहले तो। क्लियर, कोवेलेंट कैरेक्टर बताना है और हमें ये पता है कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सीधा सीधा लिख देती हूँ, अब पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी का मतलब मैं समझा चुकी हूँ। चार्ज ऑफ आयंस, आयंस पे चार्ज जितना ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन, कैटायन का साइज जितना छोटा हो और एनायन का साइज जितना ज्यादा हो। बस ये चीज ही तो देखनी है। और अगर कभी भी क्या मिल जाए, PNGC, pseudo noble gas configuration, 18 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। क्लियर, NH2 NP6 ND10 जैसा अरेंजमेंट मिल जाए, उस केस में हमेशा उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, उसका कोवेलेंट कैरेक्टर एक्सेप्शनली सबसे ज्यादा होगा। क्लियर, देखो बेटा, PbCl4 PbCl2, Pb+4 ऑक्सीडेशन स्टेट, Pb+2 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लोरीन क्लोरीन, एनायन सेम है, कैटायन डिफरेंट है, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। यहाँ पर एनायन सब में सेम है, कैटायन का ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर रहा है, +1 +2 +3 +4। जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। यहाँ पर भी Li इज इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट +2, और यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, Zn इज प्रेजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर, तो Zn जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो ये रिप्रेजेंट करता है PNGC। PNGC का मतलब क्या है बेटा, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और अगर ये स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर तो इसी का होगा, तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर ZnCl2 का। अब उसके बाद देख लो, अब उसके बाद कौन आ जाएगा बेटा, BeCl2, और उसके बाद कौन आ जाएगा, LiCl। क्लियर हो गया होगा बेटा ये पॉइंट, ये मैंने आपको अभी समझाया था, PNGC ये रहा। क्लियर है बेटा, तो इस तरीके से आप कोवेलेंट कैरेक्टर कंपेयर कर सकते हो और आयनिक कैरेक्टर भी कंपेयर कर सकते हो। तो जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा, उसका आयनिक कैरेक्टर उतना कम। और यहां से आप मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, कलर इंपार्टिंग नेचर, ये सब कंपेयर कर सकते हो। एक और एग्जाम्पल जो मैं आपको करवाने वाली थी, एग्जाम्पल देखना बेटा क्या है। एग्जाम्पल है हमारे पास, मैंने कहा ना AgF, AgCl, AgBr, AgI। क्लियर, आप इन्हें रटते हो, कहाँ रटते हो, D ब्लॉक में, बट कभी सोचा कि ऐसा क्यों है। AgF के बारे में आपने सुना होगा कि ये कलरलेस होता है। AgCl के बारे में आपने सुना होगा व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है ये। AgBr के सामने के लिए आपने सुना होगा लाइट येलो प्रेसिपिटेट, लेमन जैसा। और इसके बारे में आपने सुना होगा डार्क येलो प्रेसिपिटेट। ऐसा क्यों हुआ, तो मैंने आपको अभी बताया। क्या बताया बेटा, कि किसी भी कंपाउंड का कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, उसका आयनिक कैरेक्टर उतना कम होगा। और अगर किसी का आयनिक कैरेक्टर कम है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, और अगर वो सॉल्यूबल नहीं होगा तो वो एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा, जो कोई ना कोई कलर रिप्रेजेंट करेगा। तो उस केस में उसका कलर इंपार्टिंग नेचर कैसा होगा बेटा, उसका कलर शो करने का नेचर उतना ज्यादा होगा। तो अब इन चारों में अगर हम कंपेयर करें तो कैटायन सब में सेम था,
सारे कैटायन क्या शो करते हैं, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। और ये सारे अगर स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं तो इस केस में हम क्या कंपेयर करें जिससे हमें कोवेलेंट कैरेक्टर पता चले, सबका चार्ज भी सेम है। तो अब यहाँ पर ये जो एनायंस प्रेजेंट थे, इन एनायन का साइज देखा गया और हमने ये देखा कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज इंक्रीज हो रहा है। और अगर एनायन का साइज इंक्रीज होता है तो हम लिख सकते हैं कि साइज ऑफ एनायन जितना ज्यादा होगा पोलराइजेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज सेपरेशन उतना ज्यादा होगा, सेपरेशन जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन्स उतनी तरफ कैटायन की तरफ आएंगे, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा कलर शो करने की टेंडेंसी होगी। तो यहाँ पे हमने कोवेलेंट कैरेक्टर देखा तो ये हमारे पास ऑर्डर आया एंड दैट इज द रीजन कि ये इस कलर को शो करता है और ये कलरलेस होता है क्योंकि इसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। क्लियर हो गया बेटा? अगर क्लियर हो गया हो तो इसे आप नोट डाउन कर लेना। और कभी अगर कंपेयर करना पड़ जाए स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड, तो आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ को भी आप कैसे कंपेयर करते हो? अगर कभी सीधा सीधा कंपेयर करना हो स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड, कि आयनिक बॉन्ड में भी अगर सारे आयनिक हैं तो किसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है? तो एक लॉ आपने पढ़ा होगा कूलम्स लॉ फिजिक्स में, K(Q1Q2/r²। तो बस रेडियस जितनी कम चार्ज जितना ज्यादा। क्लियर है बेटा? ये नोट डाउन कर लेना। यहाँ पर फिजांस रूल खत्म होता है। आई होप बेटा सबको क्लियर हो गया होगा। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक के कुछ कंसेप्ट्स भी डिस्कस कर सकते हैं। जो मेजर प्रॉपर्टीज थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन हो सकता था, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट, arrange the following in decreasing order of their solubility, arrange the following in decreasing order of their blah blah nature, जो हमने सारे पढ़े हैं। क्लियर बच्चों? तो इनको एक बार अच्छे से देख लो। क्लियर? और इन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस हमने कर ली है। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है बेटा दैट इज डाइपोल मूवमेंट। तब तक आप इसको अच्छे से देख लो बेटा एक बार। क्लियर? यस। क्लियर? तो बॉन्ड लेंथ वाला रिलेशन तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ बेटा, ये सारी चीजें एकदम से आपको क्लियर हो जाएंगी। अब साइज जितना छोटा होता है, साइज जितना छोटा होता है स्ट्रेंथ ज्यादा क्यों होती है बेटा? अगर दो एटम का साइज जितना छोटा होगा तो दोनों के बीच का डिस्टेंस उतना कम होगा, जिसको हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। और डिस्टेंस जितना कम होता है ना बेटा, स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होती है बॉन्ड की, वो उतना ज्यादा स्ट्रांग होता है। वो जितना ज्यादा स्ट्रांग होता है उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी उतनी ज्यादा देनी पड़ती है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ज्यादा होती है। क्लियर बच्चों? तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है बेटा, जिसको हम कहते हैं डाइपोल मूवमेंट, जिसे आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो थोड़ा थोड़ा। तो इसको हम थोड़ी सी फिजिक्स के साथ भी आज रिलेट करने वाले हैं। ठीक है? तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा डायपोल मोमेंट क्या होता है और कैसे कैसे इससे हम इक्वेशन बनेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा इस चैप्टर का। इस चैप्टर के टॉपिक ना सारे इंटरेस्टिंग है। सबसे अच्छी बात ये है हमने जितने भी टॉपिक डिस्कस किए सारे बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा। डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा? इसका सिंबल होता है म्यू। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर। क्लियर? तो मैं आपको पहले समरी कर दूं इसके बारे में। यहां से हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये जानना सीखेंगे क्या होता है डाइपोल मोमेंट। क्लियर? तो यहाँ से न्यूमेरिकल भी आते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चन दोनों आते हैं। तो उनके कंक्लूजन के लिए कि ये डाइपोल मोमेंट किस किस चीज पे डिपेंड करता है, हम काफी सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो डाइपोल मोमेंट जो है बेटा, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है दैट म्यू इज इक्वल्स टू ई इंटू डी। क्लियर? तो ये किस किस का मल्टीपल बेटा? ये किस किस चीज का मेजर करता है? डाइपोल मोमेंट इट इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। किसके बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात कर रहे हो मैम? पहले आप एक्सप्लेन करो, उसके बाद हमें क्लियर होगी ये बात। बेटा देखो, दो एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। क्लियर? आपने क्या पढ़ाया अभी तक? मैंने जो पढ़ाया, एक बॉन्ड पेयर में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं।
जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो टेंडेंसी रखता है कि इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ले जाएगा, तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि जहां से इलेक्ट्रॉन पेयर जाता है उस पर पॉजिटिव चार्ज, जहां इलेक्ट्रॉन गया उधर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब इस केस में यहां पर ये क्या आए, लाइक दो पोल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसी को बोलते हैं डायपोल। क्लियर क्लियर। और ये कब आएंगे बेटा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज्यादा डायपोल मूवमेंट होगा। तो ये किसे मेजर करता है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को मेजर करता है। मैम आपने यहाँ पे जो E और D लिखा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, यहाँ पर जो मैंने D लिखा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को। किसे रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, डिस्टेंस, जो बॉन्ड लेंथ है दोनों के बीच की, तो डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, दोनों के एटम्स के बीच की डिस्टेंस को बता रहा है। और E किससे बता रहा है बेटा, वो तो क्लियर हो ही गया होगा। ये E किससे बता रहा है बेटा, ये E यहां पर बता रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। किसको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम कैसे मेजर करते हैं बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम मेजर करते हैं चार्ज से। क्लियर। तो ये जो दो एटम्स हैं इन पे चार्ज कब आएगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। तो इसको मैं लिख देती हूँ चार्ज। क्लियर। तो ये चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है E यहाँ पर। अब इस चीज को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, ये जो पॉइंट लिखा है, तो हम इतना तो कह सकते हैं कि भाई जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा पोलैरिटी आएगी दोनों के बीच में, पोलर हो जाएगा नेचर में। पोलर क्या होता है, पोलर के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव होता हो, और वो हो जाना इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा यानी कि मॉलिक्यूल में पोलैरिटी उतनी ज्यादा, और जितनी ज्यादा पोलैरिटी होती है उतना ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा। तो किसमें मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, ये कैसे मेजर करेंगे, डायपोल मोमेंट किस किस चीज पर डिपेंड करेगा, ये कैसे मेजर करेंगे, सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये जो हमारे पास डायपोल मोमेंट होता है ये कैसी क्वांटिटी होती है बेटा, आप फिजिक्स में पढ़ते हो ना, स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। हम किसी का भी डायपोल जब रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। तो ये जो हमारे पास डायपोल मोमेंट होता है इसकी जो यूनिट होती है, क्लियर, इसकी यूनिट होती है ऐसा यूनिट 1 डिबाई। और अगर इसे कन्वर्ट करना हो ESU सेंटीमीटर में तो दैट इज इक्वल्स टू 1 इंटू 10 टू द पावर -18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर। इसका मैं ब्रैकेट में फुल फॉर्म भी लिख देती हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट E की है और सेंटीमीटर डिस्टेंस का, क्योंकि E stands for charge on dipole, that is the charge on dipole, and here D stands for distance, तो D से हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ESU सेंटीमीटर में इसकी यूनिट है। वहीं पे अगर हमें इसे कन्वर्ट करना हो कूलम मीटर में तो इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, 3.33 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम्ब मीटर। मैंने फुल फॉर्म इसलिए लिखा क्योंकि ये ऐसे लिखा हुआ होता है, तो आप इसे सेंटीमीटर ना कर दो, कूलम को कैपिटल में हम ये लिखते हैं। क्लियर, सॉरी 10 टू द पावर -30। क्लियर। तो मैम ये आपने क्यों लिखवाया है, तो मैं आपको पहले समरी बताने वाली थी, अब मैं बता देती हूँ बेटा। डायपोल मोमेंट से 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। नंबर 1, पहचानो कि कंपाउंड पोलर है या नॉन पोलर। अब पोलर होने का मतलब क्या है, हम बॉन्ड में तो देख सकते हैं कि एक बॉन्ड में अगर 2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम हैं तो वो बॉन्ड पक्का पोलर है और वहां डाइपोल है। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल में देखना पड़े कि ओवरऑल मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है तो ये पहचानने को आएगा। सेकेंड चीज, हमें ये भी कंपेयर करने को आएगा, बताओ इनमें से सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका होगा। क्लियर। थर्ड चीज यहां से आएगी, कैलकुलेट करो परसेंट आयनिक कैरेक्टर। मैम वो कैसे कंपेयर करेंगे, तो ये 3 चीजें हम यहां से सीखने वाले हैं।
ये तीनों चीजें हम यहाँ से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? सबसे पहले हम इस पॉइंट पे आ रहे हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि मॉलिक्यूल बॉन्ड नहीं, मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। तो उसके लिए हमें क्या डिस्कस करना पड़ेगा बेटा? उसके लिए हमें डिस्कस करना पड़ेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग डायपोल मोमेंट। क्लियर? स्लाइड्स बहुत सारी ऊपर लानी पड़ेंगी, एक बार स्लाइड्स ले आती हूँ बेटा, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए थे सीधे। ठीक है, तो सबसे पहले इधर आ जाते हैं। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो डायपोल मोमेंट को अफेक्ट करते हैं? तो फैक्टर्स फैक्टर्स रब हो गया अपने फैक्टर्स अफेक्टिंग डायपोल मोमेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग डायपोल मोमेंट। तो जैसा कि डेफिनेशन ने हमें एक चीज तो बताई दी, डेफिनेशन ने हमें क्या बता दिया भाई? म्यू इज इक्वल्स टू ई इंटू डी है। और अगर म्यू इज इक्वल्स टू ई इंटू डी है तो पहला फैक्टर तो यही हो गया बेटा, पहला फैक्टर तो यही हो गया। क्या फैक्टर हो गया बेटा? पहला फैक्टर तो यही हो गया कि म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, उतना ज्यादा हमारे पास डायपोल मोमेंट होगा। म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा दोनों एटम्स के बीच का। और थर्ड हम डिस्कस करने जा रहे हैं, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टू थीटा। अब ये कैसे आया, इसको हमें करना है प्रूफ। और इसे प्रूफ करने के लिए हम वो सारे फैक्टर्स डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले सारे फैक्टर्स लिख लेना बेटा, उसके बाद वन बाय वन हम सारे केसेस डिस्कस करेंगे। तो डायपोल मोमेंट अगर हमें देखना है कहां पर? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल वो होते हैं बेटा जहां पर दो से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो हमारे पास हमें ये जानना है कि इस डायपोल मोमेंट का एंगल बिटवीन टू एटम से क्या रिलेशन है। तो उसके लिए हम तीन केस पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वन बाय वन हम सारे केस पढ़ते हैं। ठीक है, तो केस नंबर 1 क्या है हमारे पास? देखना बेटा ध्यान से, ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री में रिवाइज हो रहा है। क्लियर? सबसे पहले जल्दी से सारे पॉइंट्स रिकॉल कर लो एक बार, और डायपोल मोमेंट की प्रॉपर्टीज। क्लियर? जल्दी से रीड आउट कर लो बेटा, सब काम आएगा अभी। केस नंबर 1 है बेटा, व्हेन टू डायपोल मोमेंट, when two dipole moment of same molecule are present at 120 degree between them, between atoms, between atoms, then resultant dipole moment is equals to इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट। उस केस में जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट होगा दैट इज इक्वल्स टू इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट। मैम नहीं समझ आया, आप रिप्रेजेंट करके समझाओ तभी हमें समझ आएगा। देखना बच्चा ध्यान से, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, हमारे पास उस मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम हो गया ए, ये हो गया दूसरा एटम बी, और ये हो गया दूसरा एटम बी। ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसमें तीन एटम्स है, और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री है। अब बच्चों आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसा होता है? डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दैट, यहाँ पे तो बहुत ही मिड में हो गया, यहीं पे लिख देते हैं, कहीं लिख देती हूँ, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज टुवर्ड्स, मैग्नीट्यूड होता है ना इसका, इट्स
towards more electronegative atom। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर B मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डायपोल मोमेंट कैसा आएगा बेटा, इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन आया हमारे पास इस तरफ, और इसके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन आया इस तरफ। तो हम क्या देख पा रहे हैं, क्या बोला हमारे पास, व्हेन टू डायपोल मोमेंट से क्या मतलब है, इस तरफ जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है उसे हमने रिप्रेजेंट किया μ1 से, इस तरफ जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है उसे हमने रिप्रेजेंट किया μ2 से। व्हेन टू डायपोल मोमेंट ऑफ सेम मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट एट 120 डिग्री between atoms, then the resultant dipole moment, आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, इनका रिजल्टेंट कहाँ आता है, यहाँ आता है। और ये जो हमारे पास म्यू रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट आएगा, उसने क्या कहा, इन दोनों में से किसी भी एक डायपोल मोमेंट के बराबर आ जाएगा। तो हमने मान लिया कि ये μ1 के बराबर आ गया। और हमें ये पता है जब जब सराउंडिंग एटम सेम होता है तो उसका डायपोल मोमेंट भी सेम होगा। यानी कि मैं लिख सकती हूँ बेटा, मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ दैट μ1 इज इक्वल्स टू μ2। मैम क्यों लिख सकते हो, अभी बता देती हूँ। हमने क्या पढ़ा बेटा, म्यू बराबर E इंटू डी। डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन एटम। तो अगर दोनों सराउंडिंग एटम ही सेम है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस बराबर होगा। और अगर दोनों एटम सेम है तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बराबर होगी। और अगर E बराबर है, D बराबर है, तो म्यू भी बराबर होगा। तो μ1 बराबर μ2 हम यहां से लिख सकते हैं। तो क्या लिखा हमने, when two dipole moments of same molecule are present at 120 degree angle between atoms, और वो atoms should be same, these two atoms should be same, अगर ये सेम नहीं है तो अलग हो जाएगा। देन रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू, किसके बराबर है, इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट के बराबर आएगा। यानी कि यहां पर जो म्यू रिजल्टेंट आने वाला है वो किसी भी इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट के बराबर आने वाला है। चलो इसको मैथमेटिकली निकाल के बता देते हैं। तो बेटा रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आपने पढ़ा हुआ है। तो म्यू रिजल्टेंट, क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हो बेटा, म्यू रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। याद आया बेटा, आ जाना चाहिए। और यहां पर हमारा थीटा कितना है, 120 डिग्री, और cos 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1/2। अब चलो देखते हैं क्या वैल्यू आएगा। अब हमने ही लिखा कि μ1 बराबर μ2 है, हमने लिखा बिल्कुल क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड है। तो मैंने यहां पर लिखा μ1 स्क्वायर प्लस μ1 स्क्वायर, μ1 इंटू μ1 2 μ1 स्क्वायर cos 120 डिग्री। वैल्यू रख देते हैं बेटा, 2 μ1 स्क्वायर μ1 स्क्वायर μ1 स्क्वायर 2 μ1 स्क्वायर प्लस 2 μ1 स्क्वायर इंटू -1/2। 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, 2 μ1 स्क्वायर माइनस μ1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू μ1 स्क्वायर, और रूट μ1 स्क्वायर को क्या मैं μ1 लिख सकती हूँ, हाँ जी बिल्कुल। तो इफ μ1 बराबर μ2, तो यहां से जब जब आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल होगा जहां पे सराउंडिंग एटम सेम होंगे और उनके बीच का एंगल 120 डिग्री होगा, तो उसका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट के बराबर होगा। यानी कि जो आपने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था ना ए और बी को, जब जब ऐसा कुछ सिनेरियो होगा तो उनका रिजल्टेंट इस तरीके से होगा और वो किसी भी इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट के बराबर हो जाएगा। दैट इज केस नंबर 1। नेक्स्ट लिखते हैं बेटा हम केस नंबर 2। अगेन हमें स्लाइड्स ऊपर लेनी पड़ेंगी क्योंकि मैंने सीधे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। यस बेटा देखना ध्यान से बेटा, केस नंबर 2 डिस्कस करते हैं। ये यहाँ पर केस नंबर 2 देखेंगे बेटा, यहाँ पर क्या होगा, केस नंबर 2 में क्या आ जाएगा, व्हेन टू डायपोल मोमेंट्स, व्हेन, अब हमने क्या किया, इस बार हमने जो इनके बीच का बॉन्ड एंगल है उसे हमने ले लिया 0 डिग्री। व्हेन टू डायपोल मोमेंट्स, व्हेन टू डायपोल मोमेंट्स of
same magnitude of same magnitude are present at 0 degree angle in a molecule then resultant dipole moment becomes twice of individual dipole moment. Twice of individual dipole moment. क्लियर? अब देखो बेटा, हमने एक मॉलिक्यूल लिया, किस तरीके का समझना बेटा ध्यान से। ये है हमारा सेंट्रल एटम, यहां से यहां तक हमारे पास एक एटम है बी, दूसरा एटम भी यहां से यहां प्रेजेंट है हमारा बी। अगेन दोनों एटम हमारे पास बी है, दोनों एटम्स का जो बीच का बॉन्ड पेयर का बॉन्ड एंगल है वो है 0 डिग्री। क्लियर? इसका अगर μ1 है, इसका μ2 है, दोनों का डायरेक्शन इस तरफ है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, μ1 μ2 के बराबर है। और हम कह रहे हैं इस केस में जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट आएगा वो कैसा होगा, वो 2 टाइम्स होगा इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट के। प्रूव करके दिखाओ मैथमेटिकली। तो देखो म्यू रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला वही, क्या हो जाएगा बेटा, μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2μ1 μ2 कॉस थीटा। यहां पे थीटा क्या है बेटा, बॉन्ड एंगल कितना है बेटा, 0 डिग्री है, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। क्लियर? तो पुट कर देते हैं सारी चीजें, क्या आ जाएगा बेटा, म्यू रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू μ1 बराबर μ2 है, तो μ2 को हम μ1 लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं। तो मैंने यहां पर लिख दिया सीधा 2μ1 स्क्वायर प्लस μ1 स्क्वायर प्लस 2μ1 इंटू μ2, तो μ2 बराबर μ1, तो उसको हम लिख सकते हैं 2μ1 स्क्वायर। cos 0 की वैल्यू 1, तो मल्टीप्लाई बाय 1, कितना आ गया बेटा यहां से 4μ1 स्क्वायर, रूट हटाएंगे तो 2 टाइम्स ऑफ μ1, क्या आ गया, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट। देखना बेटा ध्यान से, तो जब इनके बीच का बॉन्ड एंगल 0 डिग्री था, जब इनके बीच का बॉन्ड एंगल 0 डिग्री था, तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट का ट्वाइस आया। क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट इसी तरीके से मैं तीसरा कंक्लूजन भी आपको निकाल के बता देती हूं। देखना बेटा केस नंबर 3, फिर उसके बाद मैं सारे कंक्लूजन पॉइंट्स आपको एक साथ रिप्रेजेंट करूंगी। ये मैं आपको प्रूव करके दिखा रही हूं कि why this dipole moment is inversely proportional to bond angle। केस नंबर 3 है बेटा, इस बार हमने बॉन्ड एंगल कितना ले लिया, बॉन्ड एंगल इस बार हमने ले लिया कितना, 180 डिग्री। क्लियर? तो इस बार हम ले लेते हैं that when two dipole moments of same magnitude are present at, वो कितने में प्रेजेंट है, are present at 180 degree bond angle, then उस केस में क्या होगा बेटा, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट इज 0। तो जब जब आपका सराउंडिंग एटम सेम हुआ और दोनों बॉन्ड पेयर्स के बीच का एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री, तब आप क्या करोगे, उनका डायपोल मोमेंट 0 कर दोगे। प्रूफ करके दिखा देती हूँ बेटा, ये हो गया सेंट्रल एटम, ये हो गया सराउंडिंग एटम, ये हो गया सराउंडिंग एटम। क्लियर? तो क्या ये लग रहे हैं 180 डिग्री एंगल पे, बिल्कुल लग रहे होंगे। अब यहाँ पे जो इनका बॉन्ड एंगल है वो कितना है बेटा, दैट इज 180 डिग्री। इसके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, इस तरफ टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव,
और इसके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ। तो जब जब कभी ऐसा सिनेरियो हो, दोनों डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, नेट डायपोल मोमेंट 0 आ जाएगा। लेकिन इसको मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाओ, दिखा देते हैं। तो अब हमने क्या देखा बेटा कि थीटा यहाँ पर 180 डिग्री है और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा, -1 होती है। तो हमने इसे प्रूव करना था, हमने म्यू रिजल्टेंट निकाल दिया। तो म्यू रिजल्टेंट का अगेन हमने वही फॉर्मूला अप्लाई किया। क्या फॉर्मूला बेटा, μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2μ1 μ2 कॉस थीटा। वैल्यूज पुट करने लगे हम फिर। तो हमारे पास म्यू रिजल्टेंट क्या आ गया बेटा, μ1 स्क्वायर बराबर μ2 स्क्वायर। तो μ2 को μ1 लिख सकते हैं, तो μ1 प्लस μ1 क्या आ गया बेटा, 2μ1 स्क्वायर प्लस μ2 बराबर μ1, तो यहां पर भी लिख दिया 2μ1 स्क्वायर। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1, क्या आ गया बेटा, बताओ जल्दी से, क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट यहां पर कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। तो अगर मैं बात करूं कंक्लूजन की, देखना बच्चे ध्यान से, अगर मैं बात करूं, एक बॉक्स बना लेते हैं फिर मैं कंक्लूड कर देती हूं। दैट इज द कंक्लूजन। देखना बेटा ध्यान से, क्या कंक्लूजन आया, कंक्लूजन ये है बेटा कि जब हमारे पास बॉन्ड एंगल 0 डिग्री था, 120 डिग्री था एंड 180 डिग्री था, तब हमारे पास डायपोल मोमेंट कितना कितना आया। जब बॉन्ड एंगल 0 डिग्री था तो डायपोल मोमेंट आया इंडिविजुअल का ट्वाइस। जब 120 डिग्री था तो आया इंडिविजुअल के बराबर, और जब 180 डिग्री था तो डायपोल मोमेंट आया 0। तो आप जल्दी से बताओ बेटा, क्या मैं लिख सकती हूँ म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। देख लो ध्यान से, देख लो ध्यान से, केसेस समझ लो आप ध्यान से कि जब जब ऐसा कभी हो, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन आपको बताना आता है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बॉन्ड एंगल आप देख सकते हो, तो 180 होगा तो नेट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, 120 होगा तो रिजल्टेंट आएगा दोनों का। और अगर उनके बीच का एंगल कितना होगा बेटा, अगर उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा तो उसका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट ट्वाइस होगा इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट के। क्लियर। अब यहां से आगे बढ़ते हुए मेरे को ये 3 फैक्टर्स आपको बताने थे, वो फैक्टर्स आपने देख लिए, आप देख सकते हो जो मैंने यहाँ पे बताए थे, इनको ध्यान से देख लो बेटा। अगर डायपोल मोमेंट कंपेयर करना हो तो ये चीज काम आती है। अब मैं आपको और भी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ, उन्हें आप ध्यान से सुनना, उन्हें मैं एग्जाम्पल से प्रूफ कर दूंगी आपको। पहले देख लो इन्हें ध्यान से बेटा, ये तीनों फैक्टर्स देख लो कंपेयर करने की, ठीक है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ और विद एग्जाम्पल में प्रूफ करके बताऊंगी। अगेन मुझे स्लाइड्स ऊपर लेनी पड़ेंगी। तो क्या वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, देखना उन्हें। हाँ एक में हो जाएगा, शायद नहीं होगा, देख लेंगे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखना बेटा क्या पॉइंट्स है, जब जब किसी मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट 0 होगा, या हर वो मॉलिक्यूल जिसकी ज्योमेट्री रेगुलर होती है। भाई रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब तो पता है ना, रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब बता देती हूं, ऑल बॉन्ड पेयर्स, आइडियल शेप बताया था ना, ऑल बॉन्ड पेयर्स, नो लोन पेयर्स and surrounding atoms are identical. Surrounding atoms are identical. अगर ऐसा है तो उस केस में जितने भी रेगुलर ज्योमेट्री वाले होते हैं उन्हें हम और क्या कहते हैं, उन्हें हम सिमेट्रिक भी बोलते हैं। और उन सभी मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट 0 होता है, क्योंकि वो सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। और अगर डायपोल मोमेंट 0 होता है तो मॉलिक्यूल नेचर में कैसा हो जाता है, नॉन पोलर। तो ये किसकी बात हो रही है, मॉलिक्यूल की बात हो रही है।
वो हर मॉलिक्यूल जिसकी ज्योमेट्री रेगुलर हो, जिसमें जैसे मैं बोलूं आइडियल शेप जो देते हैं, सारे आइडियल शेप वाले नेचर में कैसे होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे, जिसमें कोई पोलैरिटी नहीं होती, दैट मींस उसका डायपोल मोमेंट 0 होता है। क्लियर? और जितने भी इर्रेगुलर ज्योमेट्री वाले हैं, जितने भी इर्रेगुलर ज्योमेट्री वाले हैं, जिसमें भी लोन पेयर होते हैं, वो सारे के सारे जिन्हें हम असिमेट्रिक बोलते हैं, उन हर मॉलिक्यूल का किसी का भी डायपोल मोमेंट 0 नहीं हो सकता। उन सब का डायपोल मोमेंट नॉन इक्वल्स टू 0 होता है, यानी कि उनमें कुछ ना कुछ पोलैरिटी है। वो कैसे होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। अभी मैं प्रूफ करके बता देती हूँ। और ऊपर वाला जो केस मैंने लिखा है ना, दैट इंक्लूड्स 2 मोर केसेस। ये जो ऊपर वाला है ना, ये वाला इंक्लूड्स, ये इंक्लूड्स 2 मोर केस। कौन कौन से केस अभी बता देती हूं बेटा। नंबर 1, जिनमें 4 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर होते हैं, जिनकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होती है। कैसी होती है बेटा? स्क्वायर प्लेनर। और जिनके अंदर 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर होते हैं, उनकी ज्योमेट्री लीनियर होती है। तो ये भी नेचर में कैसे होते हैं? इनका डायपोल मोमेंट भी 0 होता है और ये भी नॉन पोलर होते हैं। मैम ऐसा क्यों हुआ? चिंता ना करो बालकों, अभी बताते हैं, बच्चों समझाते हैं अभी सब कुछ। तो सबसे पहले मैं प्रूफ करना चाहूंगी ऊपर वाले पॉइंट को कि क्यों ऐसा हुआ कि हर मॉलिक्यूल जिसमें रेगुलर ज्योमेट्री होती है, आइडियल शेप होता है, उन सब का डायपोल मोमेंट 0 होता है। तो अब देखो बेटा, कितनी जल्दी आप पोलर नॉन पोलर बताना सीख गए। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता है, अगर आपको बॉन्ड पेयर लोन पेयर देखना आता है, जो मैंने आपको वेस्पर थ्योरी में बता दिया, तो आप सीधे बता सकते हो कि पोलर है या नॉन पोलर है। क्लियर? तो अब मैं इसको एग्जाम्पल से प्रूफ करके बताती हूँ। एग्जाम्पल देखना बेटा। सबसे पहला मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं, नंबर 1 मॉलिक्यूल हमने यहां पर ले लिया बेटा सबसे पहला, दैट इज BF3। BF3 ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं BF3 की बात करूं तो मैं सीधा बता सकती हूँ कि इसका डायपोल मोमेंट 0 और नॉन पोलर है। क्यों? सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाला। सेंट्रल एटम बोरोन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 यूनिवैलेंट स्पीसीज, 3 + 3/2 आ गया 3, दैट मींस sp2। जैसा मैं देख पा रही हूँ 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, मैं सीधा सीधा बता रही हूँ इसका डायपोल मोमेंट 0 आना है। और ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है जिसमें कोई पोलैरिटी नहीं होगी। प्रूफ करके बताऊं मैम। ये रहा बोरोन, ट्रायगोनल प्लेनर की शेप कुछ ऐसी ही होती है बेटा, देखना ध्यान से, बिल्कुल ऐसी ही होती है, बिल्कुल। शेप कैसी होती है? ट्रायगोनल प्लेनर। अब इस केस में सराउंडिंग एटम्स आइडेंटिकल है, हाँ जी। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसा होगा बेटा? इसके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तीनों के बीच का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। लेकिन when two dipole moment of same magnitude are present at 120 degree angle, then the resultant dipole moment is equals to individual dipole moment। ये इन दोनों का रिजल्टेंट हुआ, ये इन दोनों का रिजल्टेंट हुआ। जैसे ही ये इन दोनों का रिजल्टेंट हुआ तो इसका एंगल अब कितना हो गया? 180 डिग्री। और देखो ये दोनों तो कैंसिल जैसे ही ये रिजल्टेंट आया, और इस रिजल्टेंट का इसके साथ मैंने थोड़ा टेढ़ा बना दिया। ये जो रिजल्टेंट आया ना बेटा, इस रिजल्टेंट का इस वाले फ्लोरीन के साथ बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। और अगर इन दोनों रिजल्टेंट का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, तो इस केस में नेट डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? सीधा सीधा 0। हमने बोला था when two dipole moment of same magnitude are present at 180 degree angle, then the resultant dipole moment is 0। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कैंसल आउट कर देंगे एक दूसरे को। क्लियर? तो इसका हमने प्रूव कर दिया कि रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट 0 आ गया। तो मैं जस्टिफाई कर रही हूँ इस ऊपर वाले पॉइंट को कि हर वो मॉलिक्यूल जिसमें सारे बॉन्ड पेयर होते हैं, एक भी लोन पेयर नहीं होता, सारे सराउंडिंग एटम आइडेंटिकल होते हैं, उनका डायपोल मोमेंट मॉलिक्यूल का
हमेशा जीरो होगा, नेचर में नॉन पोलर होंगे। मैं मॉलिक्यूल की बात कर रही हूं, बॉन्ड की नहीं। यहां पर पोलर बॉन्ड तो प्रेजेंट है। पोलर बॉन्ड का मतलब क्या है? ऐसा बॉन्ड जिसमें जो दो एटम्स प्रेजेंट है उन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। तो यहां पर बिल्कुल इन दोनों एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम होती है। तो अब इस केस में पोलर बॉन्ड तो प्रेजेंट है लेकिन पोलर मॉलिक्यूल ये नहीं है। क्लियर हो गया बेटा? ये पॉइंट हो जाएगा एकदम क्लियर अच्छे से। तो ये हो गया बेटा BF3 के बारे में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बेटा जस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि ये चीजें आपको याद रखनी है। तो नेक्स्ट एग्जांपल मैंने ले लिया आप लोगों के लिए PCl5। क्लियर? यहाँ पे वैसा सीन है बेटा, लोहा लोहे को काटता है। अगर अगर लोन पेयर सामने है, लोन पेयर सामने है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। फ्लोरीन के सामने फ्लोरीन 180 पे एक दूसरे को कैंसिल, ब्रोमीन के आगे ब्रोमीन 180 के एक दूसरे को कैंसिल। ये ध्यान रखना, ठीक है? तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल मैंने आपके सामने ले लिया, दैट इज PCl5। तो बच्चे आप सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे। तो आपने निकाला N इज इक्वल्स टू सेंट्रल एटम फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, सराउंडिंग एटम क्लोरीन, पांचों यूनिवेलेंट, 5 + 5/2 किया, 5 आया। हाइब्रिडाइजेशन सीधा सीधा आ गया sp3d। क्या देख पा रहे हो? ये तो देखना पहले ही आ गया था हाइब्रिडाइजेशन से। क्या आ गया बेटा? 5 बॉन्ड पेयर, 5 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। और मैंने क्या कहा था, कैसे पता चलेगा डायपोल मोमेंट 0 या नहीं? बस क्या देख लेना, कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए और सारे सराउंडिंग एटम आइडेंटिकल होने चाहिए, सेम होने चाहिए। मैं पहले से बता रही हूँ इसका डायपोल मोमेंट 0 आना है। और ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। ये क्या है बेटा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो ऐसा हो सकता है कि इसमें पोलर बॉन्ड हो लेकिन मॉलिक्यूल नॉन पोलर होने का पूरे मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट। ठीक है, समझते हैं बेटा? देखो यहाँ पे हमने PCl5 की स्ट्रक्चर बना लेनी है। हमें पता है अगर ऐसा होता था तो क्या होती थी बेटा? शेप ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, यही शेप होती थी बेटा। हाँ जी मैम, तो इस शेप को बना देते हैं बेटा। ये हो गया बच्चे फॉस्फोरस, ये इक्वेटोरियल पे क्लोरीन, इक्वेटोरियल पे क्लोरीन, इक्वेटोरियल पे क्लोरीन, एक्सियल पे क्लोरीन, एक्सियल पे क्लोरीन। अब एक बात बताओ, सबसे पहले तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ये वाला क्लोरीन इस वाले क्लोरीन के साथ एक्सियली प्रेजेंट है। इन दोनों का बॉन्ड एंगल कितना है? 180 डिग्री। इसने इसको कैंसिल आउट किया नहीं किया? जल्दी से बताओ। μ1 ने यहां पर दो जो एक्सियल, 2 एक्सियल क्लोरीन, या फिर मैं लिखूं क्लोरीन फॉस्फोरस क्लोरीन, ये जो प्रेजेंट है 180 डिग्री पे, इसका डायपोल मोमेंट 0 हो गया सबसे पहले। क्यों? कैंसल आउट कर देगा एक दूसरे को। अब बात करते हैं इक्वेटोरियल वालों की। इक्वेटोरियल वालों में हमने देखा यहां से यहां तक इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ये इसके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन और इसके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। क्या देख पा रहे हैं कि तीनों का एंगल कितना है? 120 डिग्री। तो यहां से यहां अगर 120 डिग्री है तो हमने क्या लगाया? When two dipole moment of same magnitude are present at 120 degree angle, then resultant dipole moment इसका यहां पर आ गया। और ये जो रिजल्टेंट है वो इसके साथ कितने डिग्री पर है? 180। तो हमारे पास 2 एक्सियल थे और ये 3 इक्वेटोरियल क्लोरीन प्रेजेंट थे। तो इक्वेटोरियल वाले जो हमारे पास 120 डिग्री वाले थे, तो 2 इक्वेटोरियल वालों के साथ हमने रिजल्टेंट निकाला और उनका जो रिजल्टेंट आया उसको हमने थर्ड वन के साथ कैंसल आउट कर दिया। तो इस PCl5 मॉलिक्यूल के बारे में हम क्या कह सकते हैं? इसका डायपोल मोमेंट 0 होता है और ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ये हमने प्रूव कर दिया एक और। क्लियर? तो वो सारे सब में कैंसल आउट होगा बेटा, कोई भी मॉलिक्यूल देख लेना तो आपके लिए बताना इजी हो गया, पोलर नॉन पोलर। एक और केस आपको मैं बता देती हूँ ताकि और कॉन्फिडेंस आ जाए आपको। ठीक है, तो एक और केस मैंने ले लिया, वो केस मैंने लिया है दैट इज
वो केस मैंने लिया है बेटा SF6। क्लियर? SF6 की अगर हम बात करें, सेंट्रल एटम सल्फर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, बाकी 6 यूनिवेलेंट स्पीसीज है। 6 + 6/2 किया, आया 6, हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d2। क्लियर? क्या देख पा रहे हो? 6 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर, और आपने जैसे ही देखा कि सारे बॉन्ड पेयर हैं और सारे सराउंडिंग एटम आइडेंटिकल है, मैं पहले ही बोल रही हूँ लिख देना डायपोल मोमेंट 0, और मॉलिक्यूल देख लेना नॉन पोलर ही आना है। मैं तो आपको प्रूव करके बता रही हूँ। क्लियर? तो अब इसको प्रूफ कर देते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो क्या स्ट्रक्चर आती है बेटा? ऑक्टाहेड्रल। क्लियर? कैसे बनाते हैं? सल्फर, फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। जल्दी से इनके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी बता देते हैं। क्लियर? ये वाला फ्लोरीन इस वाले फ्लोरीन के साथ, थोड़ा टेढ़ा बना दिया मैंने, कितने डिग्री एंगल पर है बेटा? आपको खुद को पता है, ये इसके साथ 180 पे, इसने इसको कैंसल आउट किया। क्लियर? ये वाला फ्लोरीन इस वाले फ्लोरीन के साथ कितने डिग्री एंगल पर है? 180, और 180 वाले तो एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो। और ये वाला फ्लोरीन इस वाले फ्लोरीन के साथ 180 डिग्री पे, तो ये भी कैंसल आउट। तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट कितना आ गया बेटा? रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट आ गया 0। क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो जाना चाहिए अब ये वाला पॉइंट। क्लियर? तो मैं यहां पर वो कंक्लूजन फिर से लिख देती हूं। द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट is towards more electronegative atom, and in case of lone pair, direction of dipole moment is towards lone pair। क्लियर? ये पॉइंट का ध्यान रखना बेटा। क्लियर? और क्या कंक्लूजन है बेटा? द मॉलिक्यूल possesses आइडियल शेप, बोलो, रेगुलर ज्योमेट्री। तो इसका मतलब आपको पता ही है, सारे बॉन्ड पेयर हो, कोई लोन पेयर हो, कोई भी लोन पेयर ना हो, हैव zero dipole moment and non-polar in nature, क्लियर हो गया होगा बेटा आपको ये बात? जल्दी से रीड आउट कर लो। और अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे देती हूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए। क्लियर? तो 2 टाइप के क्वेश्चन मैं करवा दे रही हूँ, फिर रेस्ट आपको होमवर्क मिलेगा। तो ये देख लो बेटा, आपके सामने एक क्वेश्चन है, ट्राई टू सॉल्व इट, नो हिंट। पढ़ लो आराम से, ट्राई करो सॉल्व करने का, हो जाएगा बेटा आप लोगों से। करो बेटा सॉल्व, फिर मैं करवाती हूँ। तू है आसमां में, तेरी ये ज़मीं है, तू जो है तो सब कुछ है,
ना कोई कमी है, तू ही दिल है, तू ही चाह भी है, तू खुशी है। चलो बेटा देखो, यहां पर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ, यहाँ पे डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ। बेटा इन दोनों का जो एंगल है, अगर मैं बोलूं म्यू 1 और म्यू 2, तो म्यू 1 एंड म्यू 2 आर प्रेजेंट एट आर प्रेजेंट एट 180 डिग्री। और अगर 180 डिग्री पे हैं तो एक दूसरे को कैंसिल आउट ईच करेंगे, तो इनका नेट डायपोल मोमेंट 0 आ जाना है। क्लियर? तो इनको कंपटीशन से बाहर कर दिया। अब इनको भूल जाओ कि ये यहाँ पर हैं। अब हमने देखा कि इसके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ, इसके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ। व्हेन टू डायपोल मोमेंट, इसको नाम दे दिया म्यू 3 और इसको दे दिया म्यू 4, तो म्यू 3 एंड म्यू 4 आर प्रेजेंट एट 120 डिग्री। तो डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है। तो क्या सिखाया था बेटा कि रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट बराबर होता है इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट के। और एक सीसीएल बॉन्ड का डायपोल मोमेंट दे रखा था 1.08 डिबाई, तो यहां पर इसका डायपोल मोमेंट कितना आ जाएगा बेटा? 1.08 डिबाई। क्लियर हुआ या नहीं? देख लो एक बार जल्दी से, यही तो किया था। देखो क्या बोला था हमने, when two dipole moment of same magnitude are present at 120 degree angle, then resultant dipole moment is equals to individual dipole moment। तो एक कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का डायपोल मोमेंट हमने वहां पर लगा दिया। सिंपल। क्लियर हो गया बेटा? हो जाना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। चलो यहां पर क्या करोगे, सबसे पहले जो कैंसिल हो रहा है उन्हें कैंसिल करते हैं। 180 डिग्री वाला कोई नहीं था, कैंसिल कोई नहीं हो रहा। क्या 120 डिग्री वाला है? देख लेते हैं। इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ, इसके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ, और इसके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ। कैंसिल कुछ नहीं हो रहा। बट जो डायपोल मोमेंट म्यू 1 और म्यू 2 है, तो म्यू 1 एंड म्यू 2 ऑफ सेम मैग्नीट्यूड आर प्रेजेंट एट 120 डिग्री एंगल। तो उनका रिजल्टेंट यहां आ जाएगा, दोनों के बीच में इनका रिजल्टेंट यहां आ जाएगा। और अगर इनका रिजल्टेंट यहां आता है, उसको नाम हम म्यू 4 दे दें, और पहला वाला जो है उसे हम म्यू 3 दे दें, तो म्यू 3 एंड म्यू 4 जो है, जो हमारे पास डायपोल मोमेंट है, ये तो गया, इनको अब भूल जाओ, इनका रिजल्टेंट ले लिया। तो म्यू 3 एंड म्यू 4 आर प्रेजेंट एट कितने डिग्री पे है? 0 डिग्री पे। When two dipole moment of same magnitude, म्यू 3 बराबर म्यू 4, क्योंकि सराउंडिंग एटम तो सेम है, are present at 0 degree angle, then the resultant dipole moment is equals to twice of individual dipole moment। तो twice of individual dipole moment, 1.08 का twice, 2 8 16, 2.160 देख लो बच्चों ध्यान से, जल्दी से देख लो, बिना किसी कंफ्यूजन के एकदम क्लियर हो जाएगा। जल्दी से देख लो बेटा। ये रहा बेटा ये वाला पॉइंट जो हमने लिखवाया था, कहाँ गया? इसलिए मैंने ये प्रूफ करके बताया। देख लो, मैथमेटिकली निकाला था हमने, ट्वाइस ऑफ इंडिविजुअल। क्लियर? क्लियर हो गया होगा बेटा, देख लो एक बार ध्यान से। वापस आ जाते हैं बेटा, वापस कहाँ आ जाते हैं? क्वेश्चंस पे, अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट को कंपेयर करते हैं 3 फैक्टर से, म्यू प्रोपोर्शनल टू ई, म्यू प्रोपोर्शनल टू डी, म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। कंक्लूजन लाए थे हम, क्योंकि जब थीटा 0 था तो रिजल्टेंट ट्वाइस था डायपोल मोमेंट, जब थीटा 120 था तो डायपोल मोमेंट रिजल्टेंट इंडिविजुअल के बराबर था, और जब थीटा 180 डिग्री था तो डायपोल मोमेंट कैसा था बेटा? कैसा था? बताओ जल्दी। क्या बोला मैंने? जब बॉन्ड एंगल 0 डिग्री था तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट ट्वाइस था,
120 था तो इंडिविजुअल था, 180 था तो जीरो था। क्लियर? तो देख लो क्या आंसर आ जाएगा। मैक्सिमम डायपोल मोमेंट किसका होगा बेटा? इसका। जितना कम बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा डायपोल मोमेंट। नेक्स्ट में हमें बताना है पोलर नॉन पोलर, यानी कि हमें बस यही तो देखना है कौन से मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री रेगुलर है, किसकी इरेगुलर है। सिंपल। तो ये है आपका होमवर्क। और कल हम और भी क्वेश्चंस करेंगे डायपोल मोमेंट पे बेस्ड। वो डायपोल मोमेंट पे क्वेश्चंस करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग छोटा सा है, उसे भी कवर करेंगे, प्लस एक्सेप्शनल मॉलिक्यूल्स, प्लस और क्या रह रहा था हमारा, बैक बॉन्डिंग। क्लियर? तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, इनको अच्छे से रिवाइज करना। ये होमवर्क है आपका बेटा, इसे सॉल्व करना। क्लियर? एंड आई ट्राई कि अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो वह सब मैं क्लास में ले लूंगी। और डायपोल मोमेंट पे और भी क्वेश्चंस बाकी हैं बेटा, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि कल आप पूरा ये करके आओगे। और आई विल प्रिपेयर द नेक्स्ट लेक्चर फॉर यू ऑल विद इंक्लूडिंग योर ऑल डाउट्स। क्लियर? तो जल्दी से आप इन्हें देख लो। काफी खाली स्लाइड्स मैंने रख ली हैं। ठीक है बेटा, तो अच्छे से रिवाइज करना। एंड ऑलवेज जैसा मैं आप लोगों को बोलती हूँ बेटा, आप सभी लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो, आपका हर एक लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ध्यान रखना बेटा, मोटिवेशन में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। सेल्फ मोटिवेशन सबसे बेस्ट होता है। आप खुद एनालाइज करो आप क्या कर रहे हो। रात को सोने से पहले लिखा करो आज आपने किया तो किया क्या, और जो करा उसमें हर दिन थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। बस इतना काफी है। ठीक है? एंड बी ऑलवेज हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड। क्लियर? मिलते रहेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास, और 2 क्लास और होंगी, फिर हम PYQs में मिलने ही वाले हैं। ठीक है बच्चों? सो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। थैंक यू।